बीवी फरार राशिद अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर आरिफ नकवी जाए वारदात पर मौजूद हैं। जी आरिफ, क्या न्यूज़ है आपके पास? जी किरण, इस वक्त इस केस के आयु मौजूद है, इनसे पूछते हैं अब तक की क्या अपडेट है। जी आयु। हेलो, सामने कभी जी मैं बात कर रही हूँ। आप कौन? राशिद मिर्जा बात कर रही हैं। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, ये एक सीधा सादा कत्ल का केस है। इस्तिगासा साबित करेगा कि मुल्जिम राशिद मिर्जा और फरहा के दरमियान कशीदगी चल रही थी। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद दोनों में अमलन अलहदगी थी। इस कशीदगी और दूरी की वजह राशिद मिर्जा की बेवफाई थी। मुल्जिम के किसी और औरत से नाजायज ताल्लुकात थे, इसलिए वो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन चूंकि मकतूला 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लिहाजा मुल्जिम ने पूरा प्लान बनाया और कोल्ड ब्लडेड तरीके से अपनी बीवी को शूट कर दिया। योर ऑनर, कत्ल का मुहर्रिक और आला कत्ल मौजूद है। ये एक फर्स्ट डिग्री मर्डर केस है। योर ऑनर, कत्ल का कोई भी केस कभी भी सीधा सादा नहीं होता। मेरे क्लाइंट राशिद मिर्जा को इस केस में सिर्फ शक की बुनियाद पर मुलव्विस किया जा रहा है। योर ऑनर, राशिद मिर्जा मुल्जिम नहीं बल्कि मजलूम है, जिसने अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को खो दिया। योर ऑनर, इस मुकदमे में बहैसियत डिफेंस लॉयर मैं ये बात बियॉन्ड डाउट प्रूफ करूंगी कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। थैंक यू सर। जनाबे वाला, मुल्जिम राशिद मिर्जा की शादी मकतूला फरहा बीबी से 2 साल पहले अंजाम पाई थी। पता चला है कि मकतूला मुल्जिम के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी और तनाव की एक कैफियत पिछले 6 माह से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि मकतूला को मुल्जिम के किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्म हो गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सर हेयर से और अफवाहों को एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा सर मेरे क्लाइंट के किसी के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं थे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। बगैर सबूत की आर्गुमेंट ना दिया जाए। योर ऑनर, सबूत तो इस बात से मिलता है कि मकतूला मुल्जिम से किस हद तक बदजन हो गई थी। आप आ रहे हो? आप ऑफिस में था, काम कर रहा था। हाँ, होंगे अपनी उस सेक्रेटरी के साथ। किस सेक्रेटरी की बात कर रही हो तुम? ऑफिस में था। सब समझ में आता है मुझे। ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना सोने का होश है। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। ओह शट अप यार। एक तो मैं ऑफिस के अंदर काम में बिजी होता हूँ और घर आके तुम्हारी चिक चिक रोज रोज की। ये क्या मजाक है? बात कर रहा हूँ मैं तुमसे और तुम म्यूजिक ऑन कर रही हो। आहिस्ता बोलो, मुलाजिम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो सुनने दो। तुम्हें यही शक है ना कि मेरा चक्कर है किसी के साथ? अब तक तो कोई अफेयर नहीं था मेरा, लेकिन अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूं। कोई ये कैसे बताए कि ये तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कितने कशीदा थे, इस बात को साबित करने के लिए मैं मुल्जिम के घर की मुलाजमा परवीन को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। परवीन बीवी हाजिर हो। परवीन बीबी, आप कितने अरसे से मुल्जिम के घर में मुलाजमत कर रही हैं? जी तकरीबन 7 माह हो गए हैं। क्या मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता था? पता नहीं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बीवी बहुत परेशान रहती थी, अक्सर रोती रहती थी, और जिस दिन वो फौत हुई उस दिन बाजी रो रो के आपने अपनी क्या हालत बना ली है। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचें। मेरा दम घुटता है परवीन। अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं शादी को और वो मुझसे बोर हो गया है।
किसी दूसरी औरत के चक्कर में। मैंने कई बार मोबाइल फोन चेक किए हैं, लेकिन वो बहुत चालाक है। अपने मोबाइल की सारी हिस्ट्री डिलीट कर देता है। मेरा दिल फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बाजी, इतना ना सोचें। एक दफा बच्चा हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। साहब ज़्यादा टाइम देने लगेंगे घर पे। वैसे भी जब बच्चा हो जाता है ना, सारे मर्द सीधे हो जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसका सलूक मेरे साथ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स में भी मेरे साथ नहीं जाता है और ना ही उसका रवैया मेरे लिए बदला। ना रोए, कितना रोएंगी आप? मर्जा तो होती ही बेएतबारी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारी बातें जानना है तुम्हें? सारी बातें सुनना है? जाओ अपना काम करो, तुम हो जाओ यहाँ से, जाओ। तो आप ये बता रही हैं कि आपकी मालिकन ने आपको बताया था कि राशिद साहब के किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी हाँ। ठीक है, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, इनसे कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। परवीन, आप कितने बजे से कितने बजे तक राशिद साहब के घर काम करती हैं? जी तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे पहुंच जाती थी। खाना पका के, कपड़े इस्त्री करके, घर के सारे काम करके 2-3 बजे तक वापस। फरा बीबी ने आपसे ये बात की थी कि साहब उनको तलाक देने का सोच रहे हैं? जी, उन्होंने बताया था। फरा बीबी बहुत परेशान थी। वो तो कहती थी कि अगर उन्हें वो औरत मिल जाए तो उसका मुंह ही नोच लेंगी। ठीक है, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, गवाह के बयान से ये बात वाजे हो गई कि राशिद साहब की इंटेंशंस क्या थी। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दी थी, कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। और योर ऑनर, अपनी बीवी को वो क्यों छोड़ना चाहते थे? किसी दूसरी औरत से ताल्लुक कायम करने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि फरा साहिबा बायपोलर डिसऑर्डर की मरीजा थी। योर ऑनर, फरा साहिबा इंतहाई पोजेसिव थी, कंट्रोल फ्रीक थी और जेलस रहती थी। वो राशिद साहब की फैक्ट्री में काम करने वाली हर खूबसूरत लड़की से जेलस थी और उनसे झगड़ा करती रहती थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम। सर, वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर साइन करवाने थे, इस वजह से मुझे यूँ अचानक यहाँ आना पड़ा। ठीक है, तुम कमरे में वेट करो, मैं आता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। मैं जरा देखता हूँ उसे क्या करना। एक्सक्यूज मी। सर, वो जो हमने डिजाइन्स की बात की हुई थी वो फाइनली अप्रूव हो गए हैं। That's why I'm so sorry कि मुझे यूँ अचानक यहाँ आना पड़ा। सुना है मर्द का ज़मीर गली के आवारा कुत्ते की तरह होता है जो एक थान से नहीं बन सकता, और उस कुत्ते को हड्डी ये डालती हैं। calm down, relax। शट, एक मौका दो मुझे, शायद ये कभी भी पूरी कर दूं मैं तुम्हारी। फरा, हाथ हटाओ, ऑफिस स्टाफ है और बाहर मेहमान भी बैठे हैं। हाँ, मुझे पता है, सब पता है। और तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जाओ यहाँ से। स्टॉप इट फरा। एक सेकंड पहले तक तो मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी मैम, लेकिन इस बेइज्जती का जवाब तो आपको देना ही होगा। You're a psycho woman। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में कम से कम 943 औरतें अपने शौहर या दूसरे करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हुई। उनमें 595 औरतें नाजायज ताल्लुकात और 219 औरतें अपनी पसंद की शादी करने के इल्जाम में कत्ल हुई।
योर ऑनर, दुनिया भर में जितने लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के मर्ज में मुब्तला हैं, उन लोगों में से 90% की शादियां डिवोर्स पर खत्म होती हैं। और योर ऑनर, इस केस में भी ये रिश्ता इसी सिमत में जा रहा था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का अपनी बीवी को कत्ल करने का ना तो इरादा था, ना कभी मंसूबा बनाया, ना कभी इन्होंने ख्वाहिश की, क्योंकि ये एक सिविलाइज्ड इंसान है, कोई क्रिमिनल नहीं। योर ऑनर, फराज साहिबा की बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी की जितनी भी हिस्ट्री है और जो भी ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा करा दी गई हैं। आप ये रिपोर्ट्स जज साहब को दिखाइएगा। योर ऑनर, अब तक की होने वाली तमाम तफ्तीश के शवाहिद मुल्जिम की तरफ ही इशारा करते हैं। इस जुर्म का मुहर्रिक क्या था उसका पता तो चल ही जाएगा। फिलहाल मैं ये जानने के लिए तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, इस केस के आईओ अफजाल कुरैशी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर अफजाल कुरैशी हाजिर हों। आईओ साहब, आप अदालत को बताइए कि अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन में किन वजूहात की बिना पे आपका शक सिर्फ और सिर्फ मुल्जिम राशिद की तरफ जा रहा है। वाकया कुछ इस तरह है कि 7 जनवरी को मुल्जिम के बयान के मुताबिक सर, मेरी शाम 4 बजे की इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। मैं सुबह जाते हुए बैग अपने साथ लेके गया था। ऑफिस से डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट पे ड्रॉप हो गया था। मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट बार बार डिले हो रही थी और आखिरकार शाम 7:30 बजे फ़्लाइट मुलतवी हो गई। मैंने एयरपोर्ट से ही कैब ली और तकरीबन 8 सवा 8 बजे मैं घर पहुंच गया। घर का मेन डोर मैंने अनलॉक पाया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने अपना सामान रखा और पानी पीने बैठ गया कि अचानक फरा के कमरे से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैं एकदम चौंक गया कि कहीं वो फिसल कर गिर ना गई है। मैं उसे आवाज़ देता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो देखता हूँ कि सामने फर्श पर उसकी खून आलूद लाश पड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसका सर अपनी गोद में रखा, उसे जगाने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद उसने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। फिर मेरी नज़र पास में रखी हुई पिस्टल पे गई। मैंने पिस्टल उठाकर देखी। हमारे घर में कोई असला नहीं है। हाँ, फरा की अलमारी खुली हुई थी और तमाम चीज़ें भी बिखरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ये असला कहाँ से आया। आपको कत्ल की इत्तला किसने और कितने बजे दी और आपने क्या किया? कत्ल की इत्तला हमें खुद मुल्जिम ने दी 9:45 पर। मुल्जिम के कपड़ों पे खून के निशान थे और पिस्टल सामने टेबल पड़ा हुआ था। मुल्जिम ने हमें बताया कि कोई इसकी बीवी को कत्ल करके फरार हो गया। क्या मुल्जिम ने उस मुबैना कातिल का चेहरा देखा था? उसने आपको कुछ हुलिया वगैरह बताया? जी नहीं, उसने बताया किसी ने पीछे से कोई भारी चीज उसके सर पे मारी जिससे वो बेहोश हो गया। लिहाजा उसने जाए वारदात पे या जाए वारदात से किसी को भागते हुए नहीं देखा। अच्छा आइयो साहब, ये बताइए कि आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 8 और 8:30 के दरमियान में हुआ और हमारी इत्तलात के मुताबिक मुल्जिम उस वक्त घर में मौजूद था। अपार्टमेंट के मेन गेट के कैमराज या सिक्योरिटी गार्ड ने वारदात के औकात में किसी मशकूक शख्स को बाहर जाते या अंदर आते हुए देखा? कोई भी अजनबी या मशकूक आदमी बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि मुल्जिम ने आपको बताया कि उसके सर पे किसी ने चोट मारी। आपको उसके सर पे कोई चोट का निशान नजर आया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ड्रामे करता है। बहुत शुक्रिया आयो साहब, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, आयो साहब से कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू सर। आयो साहब, मुल्जिम ने कहा कि किसी ने उसके सर पे ज़र्ब लगाई और उसे चोट लगी, लेकिन आपने कहा कि उसके सर पे कोई चोट का निशान नहीं नजर आया। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी चोट लगाई जाए जिसका ज़ाहिरी तौर पे तो निशान नजर ना आए लेकिन अंदरूनी तौर पर चोट कारी लगी हो? मुमकिन है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। आयो साहब, आप कत्ल की वारदात के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट तो है नहीं। आपको मेडिकल टेस्ट करवा के मुल्जिम की चोट की तस्दीक करवानी चाहिए थी। वादियों नजर में मेडिकल की जरूरत महसूस नहीं हुई। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए। आयो साहब ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टिगेशन में मिस कर दी।
सर, एक ऐसा एविडेंस जो इस बात को जाहिर कर सकता था कि जाए वारदात पर कोई तीसरा इंसान भी मौजूद है। आपने ये भी बताया कि पिस्तौल पर आपको सिर्फ राशिद साहब की उंगलियों के निशानात मिले। जी हाँ, ये बात फोरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्म होती है। लेकिन जब कोई पिस्तौल चलाता है तो उसकी उंगलियों पर और हाथ पर गन पाउडर के निशानात भी रह जाते हैं। क्या आपने गन पाउडर टेस्ट करवाया था? यहाँ कराया था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे बारूद के जर्रात नहीं मिले। हो सकता है कातिल ने कत्ल करते वक्त दस्ताने पहने में और दस्तानों को कत्ल के बाद उसने ज़ाया कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहने का ये मतलब है कि कातिल इतना होशियार तो था कि कत्ल करते वक्त उसने दस्ताने पहन लिए, लेकिन इतना बेवकूफ था कि कत्ल करने के बाद दस्ताने उतार दिए और पिस्तौल पर उंगलियों के निशान छोड़ दिए। दरअसल ये अनाड़ी किस्म के जो कातिल होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं और यही मिस्टेक उनको पकड़वाती। आफरीन है आप पर आयो साहब, आप अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आपकी तफ्तीश में कोई कसर नहीं रहेगी। आपकी तफ्तीश तो परफेक्ट है। आपने ये बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि कत्ल 8 से 8:30 के दरमियान हुआ और राशिद साहब ने आपको 9:45 के करीब फोन करके इत्तला दी थी। जी जी, कत्ल 8 और 8:30 के दरमियान में हुआ, लेकिन मुल्जिम 8 बजे से वहीं पर मौजूद था। मेरा क्लाइंट उस वक्त जाए वारदात पर इसलिए मौजूद था क्योंकि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। ये महज इत्तेफाक था, कोई मर्डर का प्लान करके मंसूबा बना के उस वक्त वो घर में दाखिल नहीं हुआ था। अगर मौसम खराब ना होता और उनकी फ्लाइट टाइम पर उड़ जाती तो वो तो उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद होते, फिर शायद आप सही तफ्तीश करते और असली कातिल को पकड़ने का सोचते। योर ऑनर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस की तफ्तीश में बहुत से झोल हैं और मेरे क्लाइंट के खिलाफ इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। मेरे सामना आपके पास सिर्फ और सिर्फ मफरूजे हैं, जबकि हमारे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो सके। पेश किए गए शवाहिद और दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम राशिद के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो अपनी जगह बरकरार हैं। लिहाजा अदालत मुल्जिम राशिद को 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 10 days। अमरीकी महकमा इंसाफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अमरीका में 1247 औरतें अपने लाइफ पार्टनर्स के हाथों कत्ल हुईं। अमरीका में हर साल औसतन 33% औरतें अपने लाइफ पार्टनर्स के जानलेवा तशद्दुद का निशाना बनती हैं। मैम, फराह मर्डर केस की पहली पेशी से आपको क्या लग रहा है? क्या आउटकम निकालेंगे आप? सब कुछ इतना सिंपल है फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। उस दिन की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, दोनों गेट्स पर कोई मशकूक एक्टिविटी नहीं थी, ना ही कोई चोरी या डकैती के शवाहिद मिले हैं और कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। आप एक बात बताएं, आपने राशिद मिर्जा पे जल्दबाजी में तो एतबार नहीं कर लिया? क्या सोच रही हैं मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये चोरी या डकैती की वारदात होती ना तो मुजरिम 1-2 फायर करता फराह पे और वहां से फरार हो जाता, लेकिन जिस तरह से फराह पर बार बार फायर किया गया है उससे लगता है किसी को उससे शदीद दुश्मनी थी और शदीद नफरत थी। मैं समझ गया, मुझे आगे क्या टास्क मिलने वाला है। हाँ देखो, फराह अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीजा थी तो डेफिनेटली उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम थी और उसके रवैये से बहुत से लोग उससे नाखुश होंगे। हमें एक सस्पेक्ट लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें हम देखें कि उसका किस किस से झगड़ा रहा है या फराह से दुश्मनी हो सकती है। ठीक है मैम, मैं ये करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ, मुझे शाम तक कॉल। नाम क्या है आपका? सर वसीम। छोड़ें सर जी, मरने वाले की क्या बुराई करनी चाहिए। अब देखिए, राशिद साहब अपनी बीवी के कत्ल के केस में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए मैं सवालात पूछ रहा हूँ। अगर आप बताएंगे तो पता चल सकता है कि असल कातिल कौन है।
फरहा साहिबा हर किसी से लड़ती झगड़ती रहती। अभी लास्ट टाइम भी पार्किंग के अंदर राशिद साहब गाड़ी रिवर्स कर रहे थे, फरहा साहिबा ने वहाँ झगड़ा बर्पा कर दिया। इस केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मकतूला फरहा की वालिदा फरहत को कटहर में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। फरहत बीबी हाजिर हो। फरहत बीबी, आप अदालत को बताइए कि मुल्जिम राशिद का आपकी बेटी के साथ रवैया किस तरह का था। तकरीबन 1 साल से मेरी बेटी खुश नहीं थी। उसको शक था कि राशिद का ताल्लुक किसी दूसरी औरत से है, इसलिए उनके आपस के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे। जब से फरहा प्रेग्नेंट हुई थी, इनके आपस के ताल्लुकात सही नहीं हो सके। फरहा का मुझे फ़ोन आया था, मैं उसके घर गई। देखो बेटा, रोते नहीं है, इस तरह बच्चे की सेहत पर पूरा असर पड़ता है। इस बात का एहसास है क्या उसको? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शाम को घर जल्दी वापस आ जाना प्लीज। तो शुरू हो गया झगड़ा करना, और जब मैं चीखी और चिल्लाई कि ऐसे कैसे गुजारा हो सकता है, अब तो हमारा बेबी भी होने वाला है, हम दोनों को तुम्हारा टाइम चाहिए होगा। तो अम्मी पता है क्या कहने लगा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मुझे ये ट्रैप करने के लिए बच्चा पैदा करना चाहती हो। और मैंने कहा कि तुम बीवी के साथ फैमिली बनाना नहीं चाहते, तो फिर किसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो? तो वो पागल हो गया, मुझे बहुत मारा। ये देखे अम्मी, ये देखे, ये देखे, ये देखे, बहुत मारा मुझे अम्मी, बहुत मारा उसने। मैं अभी फोन करती हूँ उसको। बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ तुम। जब तक उसको तुम्हारी कदर नहीं होगी ना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो डॉक्टर के पास तो चलो ना, चेकअप नहीं करवाना? काश मैं इस जल्लाद के घर अपनी बेटी को अकेला छोड़कर ना आती, अपने साथ लेकर आती तो आज वो जिंदा होती। ठीक है बीबी, आप तशरीफ रखिए। योर ऑनर, गवाह के बयान से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम किस कदर दरिंदा सिफत इंसान था। न सिर्फ वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी पे हाथ उठाता था, बल्कि उसके बंधन से निजात भी चाहता था। योर ऑनर, जो शख्स अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ मारपीट कर सकता है, वो उसे जान से भी मार सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, अब यह केस बिल्कुल साफ है कि यह कत्ल मुल्जिम राशिद ने ही किया है, क्योंकि जाए वारदात पे भी वही मौजूद था, आले कत्ल भी उसके पास से ही बरामद हुआ है, और इतना बड़ा जुर्म करने के बाद घबराहट में ना वो लाश छुपा सकता था और ना ही अपने कपड़ों से खून के धब्बे साफ कर सकता था। योर ऑनर, अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे को राशिद ने ही मारा है। योर ऑनर, इस्तखासा ने किस कदर कमजोर तफ्तीश पर अपना मुकदमा तैयार किया है, इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमेर को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। डॉक्टर उमेर हाजिर हो। डॉक्टर साहब, इस केस में बैलिस्टिक एग्जामिनेशन आपने की थी? जी। आपके ख्याल में गोली कितने फासले से चलाई गई? 2 या 3 फुट के फासले से। ठीक, और आपके ख्याल में इतने फासले से क्या मकतूल के खून के छींटे कातिल के कपड़ों पर आ सकते हैं? जी हाँ। तो क्या मुल्जिम के कपड़ों से मकतूला के खून के छींटे मिले? जी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुल्जिम के कपड़ों पे मकतूला के खून के धब्बे पाए गए हैं। धब्बों में और छींटों में फ़र्क होता है। छींटों के पैटर्न से मकतूल और कातिल का दरमियान फासले का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन मुल्जिम जाए वारदात पे 1 से 1.5 घंटे तक मौजूद रहा। इस दौरान वो कपड़े धो भी सकता था और धब्बों को साफ भी कर सकता था और कपड़े तब्दील भी कर सकता था। अगर खून के धब्बे या छिट्टे धो भी दिए जाएं, इसके बाद भी उन्हें केमिकल से टेस्ट किया जा सकता है। और योर ऑनर, मुल्जिम के अपार्टमेंट से ऐसे कोई कपड़े बरामद नहीं हुए जिनको धोकर उन पे से खून के छींटे मिटाने की कोशिश की गई हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ रख सकते हैं।
योर ऑनर, अब तक पुलिस और इस्तखासा की जो इन्वेस्टिगेशन रही है उसका सिर्फ एक फोकस रहा है कि घर पर किसी भी फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं मिले और ना ही बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज से किसी अजनबी या मशकूक इंसान के उस बिल्डिंग में दाखिल होने के शवाहिद मिले। इसलिए योर ऑनर, इनका तमाम तर शक मेरे क्लाइंट राशिद साहब पर ही रहा है। लेकिन योर ऑनर, हकीकत ये है कि कातिल बिल्डिंग के बाहर से बिल्डिंग में नहीं आया, बल्कि बिल्डिंग के अंदर ही रहने वाला कोई इंसान है। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं राशिद साहब की बिल्डिंग के गार्ड वसीम गुल को कचहरी में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। वसीम गुल हाजिर हो। वसीम साहब, क्या आप बताएंगे कि फरा बीबी का बिल्डिंग के लोगों के साथ रवैया कैसा था? बाजी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन बहुत गुस्से वाली थी। हर कोई बात करने से डरता था उनसे। किसी के घर टीवी की आवाज़ ऊंची हो जाए तो फ़ौरन नीचे रिसेप्शन पर फ़ोन करती थी कंप्लेन करने के लिए, या खुद झगड़ा करने पहुंच जाती थी। आखिरी मर्तबा किस चीज़ पर हंगामा हुआ था? जी, वो कचरा उठाने वाले को मारा पीटा था उन्होंने। रुको, इधर आओ तुम। जब मैंने तुमसे कहा कि डस्टबिन धो कर लाओ तो ये गंदे डस्टबिन यहाँ पर रख के क्यों गए हो? और ये बरामदा भी गंदा पड़ा हुआ है। बाजी, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ कचरा उठाना। अब तू मुझे बताएगा कि तेरा काम क्या है और क्या नहीं। मालिक लगा हुआ तू यहाँ पर, जो मेरे साथ इस तरह की बकवास कर रहा है तू। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, लिहाज करता हूँ मैं आपका। एक तो काम नहीं करता, दूसरा जवाब दे रहा और धमकी दे रहा है। बुलाओ गार्ड को, इसको यहाँ से धक्के मार के निकालो। आपकी नौकरी नहीं करता मैं, बिल्डिंग का मुलाजिम हूँ। शिकायत करूंगा मैं आपकी। शिकायत करोगे तुम मेरी? हाँ, शिकायत करोगे तुम मेरी? नीचे फेंक दूंगी मैं तुम्हें, टांगे टूट जाएगी तुम्हारी। गार्ड को बुलाओ। कहाँ रह गया ये कबाब? गार्ड, इसको इस बिल्डिंग से निकाल के फेंको। अगर ये दोबारा नजर आए ना, मुझे तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगी और इसकी भी। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 108 के तहत अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी जुर्म के लिए उकसाता है तो इस सूरत में जुर्म के लिए उकसाने वाले और जुर्म करने वाले दोनों अफराद को यकसां सजा मिलेगी। मिसाल के तौर पर अलिफ बे को जीम का कत्ल करने पर आमादा करता है। बे अलिफ के कहने पर जीम को कत्ल कर देता है तो अलिफ और बे दोनों कत्ल के मुजरिम करार दिए जाएंगे। हमने सोचा शायद गुस्सा ठंडा हो जाए, पर बीबी ने बिल्डिंग के प्रेसिडेंट से भी लड़ झगड़ कर यूनुस को निकलवा दिया। यूनुस का क्या बना फिर? जी, वो बहुत परेशान रहा। बिल्डिंग वालों ने उसको तनख्वाह भी नहीं दी, नया बंदा रख लिया काम पर। शादी होने वाली थी उसकी, लेकिन शादी भी नहीं की उसने। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, यूनुस की शादी किससे होने वाली थी और यूनुस किसको छोड़कर गांव चला गया, ये इस केस में दो अहम कड़ियां हैं। इसके जवाब ढूंढने के लिए योर ऑनर, मैं एक अहम गवाह को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। सर, मैं परवीन को कटहरे में बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। परवीन बीबी हाजिर हो। जी परवीन, आपकी शादी होनी थी ना यूनुस के साथ? जी, नसीब में नहीं थी, नहीं हुई। नसीब में नहीं थी या फरा बीबी ने उसको नौकरी से निकाल दिया और वो गांव चला गया और इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई? ये किस किस्म के सवाल कर रही हैं आप? परवीन, फरा को किसी ने सिर्फ गोली मार के नहीं मारा, फरा को गोलियों से छलनी करके मारा है, जिससे नजर आता है कि किसी को कितनी नफरत थी उस बेचारी से। और इतनी नफरत सिर्फ तुम ही कर सकती थी। तुम्हारा घर नहीं बच सका था ना, इसलिए तुम्हें नफरत थी उससे। मोहरिक तो साफ नजर आ गया क्या था उसको मारने का, और मौका भी तुम्हें मिल गया 7 जनवरी को, क्योंकि तुम ही थी वो। तुम्हें पता था कि उस दिन फरा घर में अकेली होगी क्योंकि राशिद साहब शहर से बाहर जा रहे हैं, और घर की चाबियां तो होती थी तुम्हारे पास,
रोज तुम चाबी से घर खोल के सफाई करने आती थी, और उस दिन तुमने क्या सफाई की? उसको जान से मार दिया। मैंने नहीं मारा। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बुरी तरह फंस चुकी हो अब, और बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहां पर अभी कबूल कर लो ना अदालत के सामने अपना जुर्म, तो फिर भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। शायद अदालत रियायत भी कर दे तुम्हारे साथ कुछ। अभी थाने भिजवा देंगे ना तुम्हें पुलिस वाले, जो तुम्हारा हशर करेंगे। चाह रही हो तुम्हारे साथ मारपीट हो? क्या सच्चाई है बताओ। फराह बीबी बिल्कुल अच्छी औरत नहीं थी। गरीब को तो इंसान ही नहीं समझती थी। फेंका हुआ बचा हुआ जूठा खाना देती थी खाने को, और अगर सफाई पसंद नहीं आती थी तो गालियां शुरू कर देती थी। और तुम बहुत अच्छी इंसान हो ना, एक इंसान की जान ले ली है तुमने। इतनी बुरी थी फराह तो क्यों काम करती थी उसके लिए? मैंने शादी के लिए एडवांस लिया था, नौकरी नहीं छोड़ सकती थी मैं। और उस दिन बीबी ने यूनुस को मार पीट के निकाल दिया। बिल्डिंग वालों ने 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी उसकी। तंग आ चुका हूँ मैं यहाँ की जिंदगी से। सब के सब एक जैसे ये अमीर लोग। अब इधर मेरा क्या कसूर था? और सबको पता है कि औरत बड़ी बदतमीज़ है। ऊपर से मेरी तनख्वाह भी उसने रोक ली। बस मैं वापस जा रहा हूँ गाँव। कहाँ जा रहे हो तुम? अब तो सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है। शादी के खर्चे कैसे मैं उठाऊँ? तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर तो मेरा नहीं ना बसा, न जाने वो कहाँ चला गया था। उसका फोन भी बंद जा रहा था। गांव भी मैंने फोन किया, वहां भी उसकी कोई खबर नहीं थी। और यहाँ फराह बीबी रोज मुझे ताने देती थी। मुझे बोलती थी कि उसके साथ तुझे भी जूते मार के निकाल देना चाहिए था, तेरा तो ध्यान ही नहीं है काम पे। हर वक्त ताने। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसकी कोई खबर नहीं आ रही थी। बीबी ना खुद खुश रहती थी और ना किसी और को रहने देती थी। मुझे बहुत जहर लगने लगी। मैंने सोच लिया था मैं अब इनसे बदला लेके रहूंगी। एक दिन मैं अपने भाई के घर गई। वहां मैंने उसकी अलमारी से उसका पिस्तौल निकाला और किसी भी तरह छुपा के ले आई। रात को मुझे पता चला कि साहब जाने वाले हैं। कौन है? बाजी मैं हूँ। 5वीं मंजिल वाली बाजी ने भेजा है, आपके लिए हलीम लेके आई हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ, रुको। हाँ ये क्या है परवीन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ कमीनी जलील कहेगी। कमीनी जलील मैं नहीं, कमीनी जलील तू है, और तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फराह, 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 फराह क्या हुआ तुम्हें? फराह, फराह उठो। फराह क्या हुआ? फराह, फराह, फराह उठो। फराह, फराह क्या हुआ? फराह, फराह। बहुत बुरी औरत थी वो,
बहुत अच्छा हुआ मैंने उन्हें मार दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया उन्हें। गरीबों पे जुल्म करती थी, इंसान नहीं समझती थी हमें। बचा हुआ खाना, क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? हमारा घर नहीं बसने दिया? कितनी औरतें, कितनी लड़कियां मेरी तरह इन अमीरों के घरों में काम करती हैं। हम भी इंसान हैं, क्या हम नहीं चाहते कि हम खुश रहें? गवाहों के बयानात, वकला की बहस और आंसा परवीन के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आंसा परवीन ने ही मुसम्मात फरा का कत्ल किया है और बड़ी होशियारी के साथ तमाम शवाहिद छुपा दिए, जिसकी बिना पर पुलिस ने मकतूला के शौहर राशिद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि आंसा परवीन को फौरन गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चार्जशीट जमा करवाई जाए और मकतूला के शौहर राशिद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।